आप सभी साथियों का और समस्त लॉ स्टूडेंट एवं अधिवक्ता साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो की थंबनेल में देख चुके हैं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको MP एक्साइज एक्ट यानी कि मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का पार्ट सेकंड के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप लोग MP ADPO या MP जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर आपको हमसे MP ADPO के बारे में कोई जानकारी या कोचिंग के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं किस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इसके पहले हम आपको MP आबकारी अधिनियम 1915 1 जनवरी 1959 को मध्य प्रदेश में लागू हुआ और इसमें 69 धाराएं हैं, 9 चैप्टर है और एक्ट नंबर 2 है इसका और अनुसूची 2 है। यह इसका सामान्य परिचय है। अब इसके बाद हम देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके आने वाले समय में 2026 में MP ADPO का एग्जाम होगा उसमें पूछे जा सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस प्रकार है, MP एक्साइज एक्ट 1915 का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश में मादक मदिरा तथा मादक औषधि के आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, विक्रय तथा कब्जे में रखने से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका C ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 को इंडियन कौंसिल एक्ट 1892 के तहत स्वीकृति दी गई थी गवर्नर जनरल की। इसका B ऑप्शन सही है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय बताइए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो लोग MP ADPO की तैयारी कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत उड़न दस्तों की स्थापना और उसके कंट्रोल के संबंध में उपबंध किया गया है। यानी कि कौन से चैप्टर में? चैप्टर 2 में उड़न दस्तों के बारे में बताया गया है जिसमें धारा 7 से लगाकर 7A तक है, यानी कि टोटल 2 धाराएं हैं। इसके बाद चौथा, MP एक्साइज एक्ट 1915 के तहत आयात, निर्यात तथा परिवहन के बारे में उपबंध किया गया है। आयात, निर्यात तथा परिवहन के बारे में उपबंध किया गया है अध्याय 3, यानी कि B ऑप्शन सही है। पांचवा, MP एक्साइज एक्ट 1915 के तहत शुल्क व फीस के बारे में उपबंध किया गया है। फीस यानी कि 5, आप 5 को 5 लिखते हो, फीस और 5 इस प्रकार आप पकड़ लीजिए, पकड़ लोगे एग्जाम में। जब आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे ना तुरंत दिमाग में कैच करेगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है। इसका B ऑप्शन सही है, अध्याय 5। छठवां, MP एक्साइज एक्ट 1915 के तहत अपराध एवं शास्तियां 7 से शास्तियां यानी कि चैप्टर 7 के तहत
बताई गई हैं। शास्त्रियाँ 34 से लेकर 49 तक यह चैप्टर चलता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। सातवां, एमपी एक्साइज एक्ट 1915 के तहत अपराधों का पता चलाना, अन्वेषण तथा ट्रायल उपबंधित है। ट्रायल उपबंधित है अध्याय 8 में। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 8वां, एमपी एक्साइज एक्ट 1915 का विस्तार है। 1915 का विस्तार 1 जनवरी 1959 से पूरे मध्य प्रदेश पर विस्तार है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 9वां, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 का प्रवर्तन किया गया है। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 का प्रवर्तन यानी कि लागू कब हुआ मध्य प्रदेश में? 1 जनवरी 1959 को। इसका सी ऑप्शन सही है। 10वां, एल स्टार पोर्टर तथा समस्त अन्य किण्वित मदिराएं जो सामान्यतः थब्ब माल्ट से बनी हो, निम्नांकित में से किसके अंतर्गत आती हैं? बियर के अंतर्गत आती है। बियर को 2(1) में परिभाषित किया गया है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। 11वां, बोतलें भरना से अभिप्रेत है, निम्नांकित में से किस प्रयोजन के लिए? मदिरा, पीपे या अन्य पात्र में से बोतलें, घड़े, कुप्पी या अन्य वैसे ही पात्र में अंतरित करना, और बोतल भरने के अंतर्गत बोतल का पुनः भरा जाना आता है। विक्रय के प्रयोजन से, जब आप शराब बोतल में भरते हो तो आपको अपने घर पर तो रखनी नहीं है, उसे बेचोगे। विक्रय के प्रयोजन के उद्देश्य से ही बोतल में भरते हो, इसलिए इसका ए ऑप्शन आ जाएगा। कुछ कॉमन सेंस भी लगाना है ऑब्जेक्ट में। इसके बाद 12वां, चीफ रेवेन्यू प्राधिकारी, इसे 2(3) में परिभाषित किया गया है। से अभिप्रेत वह प्राधिकारी है जिसे राज्य सरकार द्वारा ऑथराइज किया जाता है। यहाँ पर जो राज्यपाल लिखा है इसे आप स्टेट गवर्नमेंट कर लीजिए या राज्य सरकार, क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल गलत है। राज्य सरकार द्वारा इस एक्ट के प्रयोजन के लिए मुख्य आगम प्राधिकारी घोषित किया जाए, क्योंकि यह दोनों ऑप्शन एक से है, ए और सी, इसलिए यहाँ पर राज्य सरकार कर लीजिए जो सही है। अगर आपने एमपी एक्साइज एक्ट अच्छे से पढ़ा है, अगर कोई ऑब्जेक्टिव मिसप्रिंट है तो आप तुरंत पकड़ लोगे। इसके बाद 13, आबकारी कर योग्य वस्तु से अभिप्रेत है। मानवीय उपयोग के लिए कोई भी एल्कोहली मदिरा, बी कोई भी मादक औषधि, सी एनडीपीएस में परिभाषित अफीम और पॉपी स्ट्रा, उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14, आबकारी कर योग्य वस्तु से अभिप्रेत है। ए मानवीय उपयोग के लिए एल्कोहली मदिरा, मादक औषधि, अफीम और पॉपी स्ट्रा। इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। 15वां, एमपी एक्साइज एक्ट 1915 के अंतर्गत निम्न में से क्या आबकारी वस्तु की परिभाषा में नहीं आता है? मादक शक्कर,
आबकारी वस्तु की परिभाषा में नहीं आता है, इसलिए केवल 3 सही हो जाएगा। 16 आबकारी शुल्क तथा प्रति शुल्क से अभिप्रेत है यथा स्थिति कोई भी ऐसा आबकारी शुल्क या प्रति शुल्क जो संविधान की 7वीं अनुसूची 2 की प्रविष्टि 51 में वर्णित है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 कौन से पदार्थ प्राय एक्साइज कर के अधीन आते हैं? वे पदार्थ जो कर लगाने वाले देश में ही उत्पादित या बनाए जाते हैं वो एक्साइज कर के अंतर्गत आते हैं। सी ऑप्शन सही है। 18 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 के अंतर्गत आबकारी ऑफिसर निम्न में से कौन हो सकता है? आबकारी ऑफिसर या तो कलेक्टर हो सकता है या ऐसा अधिकारी जो धारा 7 के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन रेवेन्यू ऑफिसर नहीं होता। रेवेन्यू ऑफिसर रेवेन्यू वसूल करने के लिए होता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी। इसके बाद 19 एमपी एक्साइज एक्ट के अंतर्गत मदिरा के संबंध में आबकारी राजस्व में क्या सम्मिलित नहीं है? आबकारी राजस्व एक्साइज रेवेन्यू में न्यायालय का जुर्माना शामिल नहीं है। इसका बी ऑप्शन सही है। 20 मादक द्रव्य की परिभाषा 2(11)A में दी गई है से अभिप्रेत है मदिरा और मादक औषधि। कोई भी मदिरा या मादक औषधि, लेकिन 2(13) मादक द्रव्य में शामिल नहीं हैं। इसका डी ऑप्शन सही है। 21 एमपी एक्साइज एक्ट की धारा 2(12) में परिभाषित मादक औषधि से अभिप्रेत है भांग, गांजा, चरस या सिद्धि, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही है इसका। 22 एमपी एक्साइज एक्ट के अंतर्गत मादक औषधि को 2(12) में परिभाषित किया गया है, शामिल नहीं है। मादक औषधि में भांग शामिल है, सिद्धि शामिल है, गांजा भी शामिल है, लेकिन महुआ शामिल नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसके बाद 23 मदिरा के अंतर्गत नहीं आता है। मदिरा को परिभाषित किया गया है 2(13) में। शराबी 13 नंबरी होते हैं। इस प्रकार भी आप 2(13) को याद कर सकते हो, या 2(13) को याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है, पीने के बाद लगता है सब कुछ 13 है। पीते क्या है हम? शराब। फिर पीने के बाद लगने लगता है सब कुछ 13 ही है। मेरी एक दोस्त ने बताया था ऐसा, इसलिए 13 से पीने के बाद लगता है 13 सब कुछ है। शराब पीने के बाद 2(13) में मदिरा को डिफाइन किया गया है, जिसमें दक्षिणासार, शराब एवं ताड़ी, मादक मदिरा भी आती है, लेकिन 2(12) नहीं आता है। मादक औषधि शराब में नहीं आती है, यही सही है, बी ऑप्शन। 24 एमपी एक्साइज एक्ट के अंतर्गत मदिरा की परिभाषा में क्या अभिप्रेत नहीं है? मदिरा की परिभाषा में शुद्ध एल्कोहल नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 मानवीय उपयोग के लिए ऐसी रीति से अनुप्रयुक्त बना देना जो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।
अभिप्रेत है, डीनेचर्ड। इसे 2.5 में परिभाषित किया गया है और मादक द्रव्य को 2.11 में परिभाषित किया गया है और मादक औषधि को 2.12 में परिभाषित किया गया है। स्पिरिट को 2.17 में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार आपको 4 ऑप्शन दिए जाते, चारों पता होने चाहिए कहां कहां परिभाषित किए गए हैं, कौन सी धारा से लिया गया है। 26 आसमान से अभिप्राप्त की गई कोई भी ऐसी मदिरा जिसमें महासार हो चाहे वह विकृत हो या नहीं अभिप्रेत है, उसे हम स्पिरिट कहते हैं, जिसे 2.17 में परिभाषित किया गया है। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 27 किसी भी जाति के ताड़ वृक्ष से खींचा गया रस चाहे वह किण्वित हो या अकिण्वित कहलाता है, उसे हम कहते हैं ताड़ी। ताड़ी के वृक्ष से खींचा गया रस चाहे किण्वित हो चाहे अकिण्वित हो, उसे हम ताड़ी कहते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 यह घोषित करने की शक्ति कौन सी मदिरा क्रमशः देसी मदिरा, विदेशी मदिरा, हेरिटेज मदिरा समझी जाएगी, राज्य सरकार को प्रदान की गई है। धारा 4 में। धारा 3 को निश्चित कर दिया गया है। हेरिटेज मदिरा भी आपसे पूछा जा सकता है, कौन से संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। 2021 संशोधन द्वारा हेरिटेज मदिरा को धारा 4 में परिभाषित यानी कि जोड़ा गया था। 29 देसी मदिरा एवं विदेशी मदिरा के मध्य अंतर निर्भर करता है। राज्य सरकार बताती है देसी मदिरा कौन है और विदेशी मदिरा यानी कि शराब कौन है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। 30 किसी शराब को विदेशी शराब कहा जाएगा केवल तभी जब उसमें स्पिरिट ऑफ वाइन हो, ऐसी मदिरा को हम विदेशी शराब कहते हैं, यानी कि इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। स्पिरिट ऑफ वाइन अगर उसमें पाया जाता है तो वह एक प्रकार की विदेशी मदिरा है। 31 इस बात का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन करता है कि कौन सी मदिरा देसी मदिरा है, विदेशी मदिरा है अथवा हेरिटेज मदिरा है। राज्य सरकार। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट कीजिए कि हेरिटेज मदिरा को कौन से संशोधन द्वारा और कब जोड़ा गया था। 32 किसी मादक द्रव्य का उसके संबंध में घोषित मात्रा से अधिक किसी मात्रा में विक्रय समझा जाएगा, थोक विक्रय समझा जाएगा। 33 निम्नांकित में से कौन संपूर्ण राज्य के या किसी भी स्पेसिफाई स्थानीय क्षेत्र के संबंध में तथा साधारणता क्रेताओं या क्रेताओं के किसी भी स्पेसिफाई वर्ग के संबंध में और या साधारणता किसी भी स्पेसिफाई अवसर के लिए अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि किसी मादक द्रव्य की कितनी मात्रा इस एक्ट के प्रयोजन के लिए फुटकर विक्रय की सीमा होगी। राज्य सरकार निर्धारण करती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। 34 फुटकर तथा थोक व्यापारी के मध्य अंतर का निर्धारक मानक है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना घोषित किसी मादक द्रव्य की मात्रा, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। 35 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 के अधीन निम्नांकित में से कौन सी धारा के तहत एक्साइज आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है।
धारा 7 और धारा 7A में उड़न दस्तों के बारे में बताया गया है। धारा 8 में प्रतिषेध, धारा 9 में निर्बंधन की बात की गई है, लेकिन इसका ए ऑप्शन सही है। 36 आबकारी विभाग के प्रशासन तथा आबकारी आगम के संग्रहण की अधीक्षण करने के लिए आबकारी आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आबकारी आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होती है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। क्योंकि एमपी का लोकल एक्ट है, इसलिए राज्य सरकार ही नियुक्ति करती है और राज्य सरकार ही नियम बनाती है। 37 आबकारी आयुक्त कौन नियुक्त करता है? आबकारी आयुक्त की नियुक्ति धारा 7 में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की जाती है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 38 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की निम्न में से किस धारा के अंतर्गत उड़न दस्तों की स्थापना? धारा 7A में उड़न दस्तों की स्थापना के बारे में बताया गया है। स्टेट गवर्नमेंट करती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 38 उड़न दस्तों की स्थापना करने की पावर राज्य सरकार के पास है, सी ऑप्शन सही है। 40 राज्य शासन मादक पदार्थों के आयात निर्यात परिवहन का प्रतिषेध से संबंधित धारा 8 है, इसका बी ऑप्शन सही है। 41 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की धारा 8 के अंतर्गत मादक द्रव्य का आयात निर्यात या परिवहन प्रतिषेध करने की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद 42 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 के अंतर्गत मादक द्रव्यों का परिवहन प्रतिषेध करने की शक्ति किसे प्राप्त है? स्टेट गवर्नमेंट को, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की धारा 8 के अधीन मादक द्रव्य का आयात निर्यात या परिवहन पर निर्बंधन करने की शक्ति, निर्बंधन को धारा 9 में परिभाषित किया गया है और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 44 मादक द्रव्यों का आयात निर्यात या परिवहन पर निर्बंधन अधिरोपित करने की शक्ति का प्रावधान 9 से निर्बंधन इस प्रकार याद कीजिए, क्योंकि हम हर बैरेक्ट की धाराएं रट नहीं सकते, कुछ में कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है, नहीं तो भूल जाते हैं। 9 में निर्बंधन की बात की गई है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 45 मादक द्रव्य का आयात निर्यात परिवहन पर निर्बंधन राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। 46 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की धारा 10, 11 और 12 एक साथ पढ़नी है, तीनों धाराएं, कभी कंफ्यूज नहीं होगे एग्जाम में। धारा 10 कहती है पास की आवश्यकता, धारा 11 में पास के बारे में बताया गया है, कलेक्टर द्वारा जारी, लेकिन कुछ परिस्थितियों में आबकारी आयुक्त भी जारी कर सकता है। धारा 12 में अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए पास समझे जाएंगे। यह तीनों धाराएं एक साथ पढ़ना है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 मादक द्रव्यों के आयात निर्यात या परिवहन के लिए पास निम्नांकित में से किसके द्वारा मंजूर किए जा सकते हैं? अधिकांश पास कलेक्टर द्वारा मंजूर किए जाते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही है।
48 निम्नांकित में से कौन यह निर्देश दे सकेगा कि भारत में किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए पास आबकारी अधिनियम के अधीन किसी भी प्रयोजन के लिए जारी किए गए पास समझे जाएंगे। धारा 12 में बताया गया है अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए पास आबकारी आयुक्त द्वारा समझे जाएंगे। इसका आंसर हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके बाद 49 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत मादक द्रव्यों के विनिर्माण आदि के लिए अपेक्षित अनुज्ञप्ति का प्रावधान किया गया है? विनिर्माण 13 विनिर्माण करेंगे धारा 13 में, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 घरेलू उपयोग के लिए मदिरा के विनिर्माण करने के लिए किसी स्पेसिफाई क्षेत्र को छूट देने की शक्ति किसमें निहित है? छूट देने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 51 एमपी एक्साइज अधिनियम 1915 के तहत आसबानियों और भंडारगारों की स्थापना या अनुज्ञापन देना एवं बंद कराने की शक्ति प्राप्त है आबकारी आयुक्त के पास, इसका बी ऑप्शन सही है। 52 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 के तहत स्थापित या अनुज्ञप्त किसी भी डिस्टिलरी, बुसअरी, भंडारगार या भंडारण को अन्य स्थान पर हटाया जाएगा। राज्य सरकार की मंजूरी से ही हटाया जा सकता है। 53 निम्नांकित में से कौन किसी मादक द्रव्य के कब्जे के लिए परिमाप की परिसीमा विहित करेगा? राज्य सरकार, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 एमपी एक्साइज एक्ट की धारा में मादक द्रव्यों के विक्रय के लिए लाइसेंस अपेक्षित है। मादक पदार्थों के विक्रय के लिए लाइसेंस जरूरी है, धारा 17 में बताया गया है, और धारा 16 में कब्जे की बात की गई है, धारा 17 में विक्रय की बात की गई है, इसलिए डी ऑप्शन सही है इसका। 55 किसी भी मादक द्रव्यों का विक्रय उस निवृत्त प्रदान की गई लाइसेंस के प्राधिकार और निर्बंधों एवं शर्तों के अधीन ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह प्रावधानित किया गया है धारा 17 में। यहाँ पर विक्रय शब्द आया है, आपको विक्रय पकड़ लेना है। विक्रय धारा 17 में और धारा 16 में कब्जा की बात करता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। 56 ए ताड़ी के वृक्ष से ताड़ी निकालकर ऐसे व्यक्ति को जो इस एक्ट के अधीन ताड़ी का विनिर्माण या विक्रय करने के लिए अनुज्ञप्त हो, बिना अनुज्ञप्ति के विक्रय करता है, वह दोषी है। ताड़ी निकालने में छूट दी गई है राज्य सरकार द्वारा, आप ताड़ के वृक्ष से शराब निकालिए, आपको छूट दी गई है, आप विक्रय करने का अधिकार है, दोषी नहीं होगी, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 57 निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर असत्य छांटना है। यदि कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट उपयोग के लिए विदेशी मदिरा विधि पूर्वक यानी कि लीगली तरीके से रखे हैं
तो उसे विक्रय के लिए लाइसेंस के बिना नहीं बेच सकता। यह असत्य है। बेच सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको असत्य बताना है। इसके बाद 58, अशोक लंका बनाम ऋषि दीक्षित AIR 2006 सुप्रीम कोर्ट 2382 का निर्णय संबंधित है। यह जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का अशोक लंका बनाम ऋषि दीक्षित 2006, यह मदिरा के विक्रय हेतु अनुमति से संबंधित है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 59, MP एक्साइज एक्ट 1915 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत विनिर्माण आदि के अधिकार का पट्टा मंजूर करने की राज्य सरकार की शक्ति का प्रावधान है? धारा 18 में, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 60, धारा 18 के तहत स्टेट गवर्नमेंट किसी स्पेसिफाई क्षेत्र के भीतर किसी भी मदिरा या मादक औषधि का अधिकार किसी भी पट्टे पर दे सकती है। ऐसी कोई निश्चित कालावधि नहीं है जिसे उचित समझे स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 61, MP एक्साइज एक्ट 1915 के तहत स्टेट गवर्नमेंट से प्राप्त विनिर्माण एवं थोक या फुटकर प्रदाय के पट्टेदार को लाइसेंस मंजूर करने का अधिकार अनुज्ञापन प्राधिकारी देता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 62, जब ताड़ी के विनिर्माण का अधिकार धारा 18 के अधीन पट्टे पर दे दिया गया हो तो निम्नांकित में से कौन यह घोषित कर सकेगा कि ताड़ी निकालने के लिए पट्टेदार की लिखित अनुज्ञा का वही बल तथा प्रभाव होगा कि उस प्रयोजन के लिए जैसे कलेक्टर ने ही अनुज्ञा दी है? यह राज्य सरकार घोषित करेगी, अनुमान लगाएगी, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 63, MP एक्साइज एक्ट 1915 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत सैनिक छावनियों में मदिरा का विनिर्माण और विक्रय का प्रावधान है? धारा 20 को हमने आप लोगों को याद करवाया, ब्रिगेडियर यानी कि सैनिक छावनी ब्रिगेडियर। धारा 20 में समादेशक ऑफिसर लाइसेंस पीने की आज्ञा देता है, मंजूरी देता है, इसलिए 64 का आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। एक बार आप लोग इसे पढ़ लीजिए और कमेंट कीजिए। 65, मादक द्रव्य का अनुज्ञप्ति धारक निम्नांकित में से किसकी अध्यपेक्षा पर मादक द्रव्य का माप, तौल या परीक्षण करता है? माप, तौल और परीक्षण आबकारी अधिकारी के निर्देशन में किया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 66, MP एक्साइज एक्ट 1915 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत 21 वर्ष से कम आयु के पुरुषों के और स्त्रियों के नियोजन का प्रतिषेध? ई यानी कि 22 और सेल यानी कि 23, इन दोनों में कंफ्यूज होगा। ई पहले आता है और 22 पहले आता है। ई से नियोजन एम्प्लॉयड और एस से सेल यानी कि विक्रय, धारा 23 में, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नियोजन। धारा 67,
कोई भी व्यक्ति जो मादक द्रव्यों का अपने परिसर में उपयोग किए जाने के लिए विक्रय करने के लिए लाइसेंस अनुज्ञप्त है, कितने वर्ष से कम आयु के पुरुषों को नियोजित नहीं करेगा? 21 वर्ष से कम। अगर कोई करता है 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों द्वारा शराब की बिक्री करवाता है, तो आप ऐसे लोगों की शिकायत कीजिए पुलिस में, आबकारी आयुक्त में। 68 निम्न में से किस पर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 22 के अंतर्गत कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध लागू होता है? 21 वर्ष से कम आयु का पुरुष एवं कोई भी महिला प्रतिबंध है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 69 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को मदिरा या मादक औषधि के विक्रय का प्रतिषेध किया गया है? विक्रय धारा 23 और नियोजन धारा 22 और 23A में विज्ञापन और धारा 24 में 24 घंटे के लिए दुकानें बंद कर देना लोक शांति के लिए, लेकिन इसका बी ऑप्शन सही है। इस प्रकार आपको प्रत्येक धाराएं याद होनी चाहिए उंगलियों पर। जैसे ही आप धारा देखो कौन से एक्ट की है, तुरंत याद आना चाहिए। 70 कोई भी व्यक्ति जो मादक द्रव्यों का विक्रय करने के लिए अनुज्ञप्त है, कितने वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को चाहे और ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभोग किए जाने के लिए या चाहे ऐसे विक्रेता के परिसर में या उसके बाहर उपभोग के लिए किसी मदिरा या मादक औषधि का विक्रय नहीं करेगा और ना उसे उसका परिधान करेगा। 21 वर्ष से कम, सी ऑप्शन सही है। 71 किसे मदिरा बेची जा सकती है? यानी कि अब मदिरा बेचना है, किसे हम शराब बेच सकते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसकी एज 21 वर्ष से कम ना हो उसे हम दारू शराब बेच सकते हैं। यहाँ पर मदिरा लिखा है, मदिरा को 213 में परिभाषित किया गया है, जिसे हम दारू भी बोलते हैं शराब भी बोलते हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। 72 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत मदिरा से संबंधित विज्ञापन? इसका आंसर भी हम आपको पहले बता चुके हैं। क्या आप लोग कमेंट के माध्यम से जवाब दोगे? क्या है? जब आप आंसर दो तो 72 का ए, बी, सी या डी इस प्रकार आंसर देना, जिससे हम देख सकें आपने सही दिया है कि गलत दिया है। 73 यदि किसी समाचार पत्र, पुस्तिका, पर्णिका, पुस्तिका या अन्य प्रकाशन जिसका मुद्रण या प्रकाशन कहीं भी हुआ हो जिसमें कि किसी मदिरा की प्रशंसा की गई हो, उसका उपयोग करने का आग्रह किया गया हो या मदिरा देने का प्रस्ताव किया गया हो, निम्नांकित में से कौन ऐसे समाचार पत्र के अंक की प्रत्येक तथा ऐसी पुस्तक या ऐसे अन्य प्रकाशन की प्रत्येक प्रति के संबंध में यह घोषणा कर सकेगा कि वह सरकार को संप्रहत हो जाएगी? यह घोषणा कर सकेगा राज्य सरकार। इसका डी ऑप्शन सही है, स्टेट गवर्नमेंट। 74 मदिरा संबंधी विज्ञापनों वाले प्रकाशित
पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों के कहीं मौजूद होने के संदेह पर तलाशी हेतु पुलिस अधिकारी को वारंट जारी करने की शक्ति निम्नांकित में से किसे प्राप्त नहीं है। वारंट जारी करने की शक्ति कलेक्टर को भी प्राप्त है और राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति भी और जेएमएफसी और सीजेएम भी जारी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर नहीं शब्द आया है, आबकारी निरीक्षक जारी नहीं कर सकता वारंट। 75 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 के तहत लोक शांति के लिए दुकानों का बंद किया जाना प्रावधानित है। 24 घंटे के लिए दुकानें बंद कर दो तो शांति हो जाए, 24 घंटे बाद तो आप अपनी दारू की दुकान खोल लो। इस प्रकार हमने याद किया है, आपको भी जैसे याद करना है तो कर लीजिए, लेकिन एग्जाम में सही जाना चाहिए साथियों। इसका बी ऑप्शन सही है। 76 सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए ऐसी दुकान जिसमें मादक द्रव्यों की बिक्री होती है को बंद रखने का आदेश निम्न में से कौन दे सकता है। बंद करने का आदेश जिला मजिस्ट्रेट दे सकता है, यानी कि डीएम ने आदेश दिया तो कलेक्टर को 24 घंटे के अंदर सूचना तत्काल देनी होगी, तत्काल कलेक्टर को सूचना देनी होगी। 77 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की धारा 24(2) के अधीन मजिस्ट्रेट कोई आदेश जारी करे तो वह अपनी इस कार्रवाई की तथा इसके लिए कारणों की इत्तला तुरंत देगा, कलेक्टर को देगा। सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला 78 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत आबकारी कर योग्य वस्तुओं पर शुल्क का प्रावधान है। धारा 25 में शुल्क का प्रावधान है। धारा 26 में रीति यानी कि मैनर बताया गया है, शुल्क किस प्रकार वसूल किया जाएगा। धारा 27 और 28 में आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए क्या है। 79 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत आबकारी कर योग्य वस्तुओं पर शुल्क उद्ग्रहण करने की रीति का प्रावधान है। धारा 26 हम आपको बता चुके हैं, लेकिन आप 25, 27, 28 में बताइए क्या है। लेकिन इसका बी ऑप्शन ही सही है। अगर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए जाते तो हमें चारों पता होने चाहिए कौन सी धारा से कहां से पूछा गया है, तभी आप एग्जाम में 100% सही कर पाओगे। इस प्रकार हमें डायरेक्ट को रीड करना है, पढ़ना है। 80 मादक औषधियों पर भांग के पौधे की खेती, यानी कि आप भांग के खेती कर रहे हो भांग की, तो उस पर शुल्क किस प्रकार लगाया जाएगा। प्रति एकड़ दर की मात्रा से व्यवहारित की जाएगी। और अगर आपने ताड़ी का वृक्ष लगाया है तो प्रत्येक वृक्ष के ऊपर कर लगेगा, लेकिन भांग एकड़वार दर से या संग्रहित मात्रा पर व्यवहारित की गई दर से लगेगा। इसका डी ऑप्शन सही है। 81 जहां किसी वृक्ष से टाड़ी निकाली जाती है वहां शुल्क किस प्रकार वसूला जाएगा। प्रत्येक वृक्ष के आधार पर वसूल किया जाएगा। ए ऑप्शन सही है। 82 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की
निम्नांकित में से किस धारा के तहत पट्टों की मंजूरी के लिए संदाय का प्रावधान है? धारा 27 में संदाय के बारे में बताया गया है। इस प्रकार हमने याद किया है 27 और संदाय, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 83 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 के तहत 1915 के चैप्टर 5 में फीस के बारे में बताया गया है कि अधीन उद्गीर्ण किसी शुल्क के बजाय या उसके अतिरिक्त धारा 18 के अधीन किसी पट्टे की मंजूरी के प्रतिफलस्वरूप किसी राशि के संदाय को प्रतिगृहित कर सकेगी राज्य सरकार। इसका सी ऑप्शन सही है। 84 संविधान के प्रारंभ होने पर उद्गृहित किए जाने वाले शुल्कों के लिए सेविंग का प्रावधान किया गया है धारा 27A में, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। 85 निम्नांकित में से किस धारा के तहत लाइसेंस जारी करने वाला प्राधिकारी लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उसकी दुकान के लिए निश्चित की गई देसी स्पिरिट या भारत में निर्मित विदेशी मदिरा की न्यूनतम मात्रा के विक्रय के लिए उठाए और कम उठाई गई मात्रा पर भी शास्ति का संदाय करे। जितनी मात्रा निश्चित की गई है उतनी मात्रा उठाए, अगर कम उठाता है तो शास्ति लगेगी। कौन सी धारा है? धारा 28, बी ऑप्शन सही है। 86 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा सुपरविजन प्रभारों के संदाय से निम्नांकित में से छूट दे सकती है। छूट दे सकती है व्यक्तियों के वर्ग या संस्था को। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 87 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत लाइसेंसधारियों से प्रतिभूति लेने की सख्ती का प्रावधान किया गया है? प्रतिभूति धारा 29 में, इसका बी ऑप्शन सही है। 88 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मंजूर की गई लाइसेंस में कोई परिभाषित त्रुटि, धारा 30 में त्रुटि शब्द को परिभाषित किया गया है। अनियमितता या लोप के संबंध में अंतिम निर्णय आबकारी आयुक्त का होगा। इसका बी ऑप्शन सही है। धारा 30 में बताया गया है। 89 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की किस धारा में लाइसेंस को निरस्त व निलंबित करने का प्रावधान है? धारा 31 में लाइसेंस को निरस्त और निलंबित करने का प्रावधान बताया गया है। और धारा 32 में विड्रावल यानी कि 15 दिन की बात की गई है। धारा 30 और 28 में आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से क्या है। 90 अनुज्ञा पत्र या पास को रद्द या निलंबित करने की शक्ति निम्नांकित में से किसमें निहित है? जो लाइसेंस या पास या परमिट जारी करता है वही निलंबित कर सकता है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 91 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 निम्नांकित में से किस धारा के तहत लाइसेंसियों का प्रत्याहरण यानी कि विड्रावल, हमने आपको क्या बताया था? विड्रावल यानी कि धारा 32 इस प्रकार याद करवाया है, इसलिए सी ऑप्शन सही है।
92 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 32 के अंतर्गत कितनी अवधि की लिखित सूचना की समाप्ति पर अनुज्ञप्तियां वापस ली जा सकेंगी? 15 दिन। ए ऑप्शन सही है। 93 मादक द्रव्य विक्रय करने के लिए मंजूर की गई अनुज्ञप्ति का सरेंडर 1 माह की लिखित सूचना पर निम्नांकित में से किसके समक्ष करना होगा? कलेक्टर के समक्ष। धारा 33 में सरेंडर की बात की गई है, यानी कि अभ्यर्पण की बात की गई है, लेकिन इसका सी ऑप्शन सही है, कलेक्टर। 94 अध्याय 7 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संबंधित है। 7 में शास्ति और ऑफेंस की बात की गई है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 95 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत विधि विरुद्ध विनिर्माण, परिवहन, कब्जा, विक्रय आदि के लिए शास्ति का उपबंध है? चैप्टर 7 शास्ति 34 से 49 तक चलता है। अध्याय 7 धारा 34, यानी कि बी ऑप्शन सही है इसका। 96 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में मदिरा बेचने पर अधिकतम किस धारा में अभियुक्त को दंडित किया जा सकता है? धारा 34 में दंडित किया जा सकता है। इसका डी ऑप्शन सही है। 97 यदि कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के किसी आदेश के या इस एक्ट के अधीन मंजूर की गई किसी लाइसेंस, अनुज्ञा पत्र, पास की किसी शर्त के उल्लंघन में किसी मदिरा को बोतलों में भरेगा तो वह दंडित किया जाएगा। वह दंडित किया जाएगा 1 वर्ष तक के कारावास से। इसका बी ऑप्शन सही है। 98 यदि कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के अधीन किसी आदेश के या इस एक्ट के अधीन मंजूर की गई किसी लाइसेंस, अनुज्ञा पत्र, पास की किसी शर्त के उल्लंघन में भांग की खेती करेगा तथा ऐसा व्यक्ति इस अपराध के लिए दूसरी बार या पश्चातवर्ती समय पर सिद्ध दोष ठहराया जाएगा तो वह दंडनीय होगा। 24 महीने तक के कारावास से, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। 99 एक व्यक्ति मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में मधुशाला का निर्माण और ऐसे अपराध का पता लगाते समय उसके पास से 50 बल्क लीटर से अधिक, तो यहाँ पर 34 2 का अपराध बन जाएगा। अगर 50 बल्क लीटर से शराब की मात्रा अधिक है, ऐसी स्थिति में अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है और जमानत हाई कोर्ट द्वारा ही होती है। 99% मंजूर की जाती है हाई कोर्ट द्वारा। तो वह निम्नांकित में से किस कारावास से दंडित किया जा सकता है? न्यूनतम 1 वर्ष जो 3 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माना 25,000 से लेकर 1 लाख तक हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं है जुर्माना, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। 100 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत मादक द्रव्यों के अवैध कब्जे के लिए अधिकतम दंडादेश है 1 साल का कारावास, 2,000 रुपये जुर्माना, यानी कि बी ऑप्शन।
101 निम्न में से कौन सा एक कृत्य धारा 34 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत दंडनीय होता है? किसी भी मात्रा में मादक वस्तुओं का अधिपत्र, बी एक निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में मादक वस्तु का अधिपत्र, बी ऑप्शन हो जाएगा। 102 मध्य प्रदेश आबकारी संशोधन अधिनियम 2026 एक्ट नंबर 26 2021 का संशोधन है। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की निम्नलिखित कौन सी धारा का लोप किया गया है? धारा 35 को हटा दिया गया है 2021 के संशोधन द्वारा, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 103 मध्य प्रदेश आबकारी संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा विलोपित की गई मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 35 निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? संबंधित थी किसी विकृत स्पिरिट या विकृत स्पिरिट युक्त निर्वृत्ति को परिवर्तित करने का प्रयत्न करने के लिए शास्ति से, जिसे हटा दिया गया है 2021 के संशोधन से। 104 निम्न 4 कृत्यों में से कौन सा एक मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 36 के अंतर्गत दंडनीय है? किसी भी मात्रा में अवैध रूप से अशुद्ध की गई मदिरा का अधिपत्र रखना, सी ऑप्शन दंडनीय होगा। 105 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 के अंतर्गत धारा 36 में किसी पदार्थ का अवैध कब्जा रखने के लिए अधिकतम कितने दंड से दंडित किया जा सकता है? 6 माह और 10,000 रुपये के जुर्माने से। 106 जो कोई मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, जारी की गई किसी अधिसूचना या दिए गए किसी आदेश के या इस एक्ट के अधीन मंजूर की गई किसी लाइसेंस, परमिट या पास के उल्लंघन में किसी स्थान को कॉमन ड्रिंकिंग हाउस के रूप में खोलेगा, रखेगा, उपयोग में लाएगा तो है कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 107 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत किसी सामान्य मदिरा पान गृह में मदिरा पान के किए हुए या मदिरा पान करने के प्रयोजन के लिए पाए जाने के लिए शास्ति का उपबंध है? धारा 36B, जिसमें 1,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 36A में कॉमन ड्रिंकिंग हाउस है और C में स्वामी और D में बॉन्ड के बारे में बताया गया है। 108 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत धारा 34 या धारा 36 के अधीन दंडनीय अपराध से प्रवृत्त रहने के लिए बंद पत्र के निष्पादन का प्रावधान है? 36D में, यानी कि डी ऑप्शन सही है। 109 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की धारा 36D के तहत अधिकतम कितनी कालावधि के लिए बॉन्ड भरवाया जाता है? बॉन्ड हमेशा 3 वर्ष के लिए ही भरवाया जाता है।
इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। 110 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 36D में बंद पत्र निष्पादित कराने का उद्देश्य क्या है? बंद पत्र निष्पादित कराने का उद्देश्य है अभियुक्त को अपराध से प्रेरित रखने हेतु। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 111 जो कोई किसी भी ऐसे कार्य या ऐसे शासय कार्यलोप का जो इस एक्ट के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया हो और जिसके लिए इस एक्ट में अन्यथा उपबंध ना हो, वहां पर धारा 37 का अपराध बनता है, जिसमें 6 महीने से कम की सजा का प्रावधान नहीं है और 10,000 रुपये जुर्माना है या जुर्माना है, सॉरी, और नहीं है। यदि कोई 112 यदि कोई अनुज्ञप्त विक्रेता किसी ऐसी स्त्री को अपने परिसर में आश्रय देता है, यानी कि कोई लाइसेंसधारी विक्रेता है, किसी लेडीज को अपने परिसर में आश्रय देता है, यानी कि अपने परिसर में उसको बैठालता है, जो वेश्यावृत्ति में लिप्त है। ऐसी जो लेडीज है वो वेश्यावृत्ति का धंधा करती है, तो वह कारावास से दंडित किया जाएगा। कौन सी धारा में? धारा 38 में अनुज्ञप्त। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। इसलिए अगर आप दारू का बिजनेस कर रहे हो, आपकी दुकान है, तो ऐसी लेडीज को मत बैठालना जो वेश्यावृत्ति का धंधा करती है, बुरा काम करती हैं, उन्हें अपनी दुकान के अंदर नहीं आने देना। यह धारा 38 का अपराध होगा, नहीं तो आप चले जाओगे अंदर। 113 एक अज्ञप्तिधारी विक्रेता अंतर्गत मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम ऐसे व्यक्ति को शराब बेचता है जो कि पूर्व से ही शराब पिए हुए है। वह उक्त अधिनियम के निम्न में से किस प्रावधान के अंतर्गत आता है? धारा 38, डी ऑप्शन। 114 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की निम्नांकित में से किस धारा के तहत मादक द्रव्य के अनुज्ञप्त विनिर्माता या विक्रेता पर ऐसी वस्तु में कोई अपायकर औषधि या कोई वाय संगठक या कोई मंदक रंजक पदार्थ मिश्रित, यानी कि अल्ट्रेशन, धारा 38A में बताया गया है दंड का प्रावधान। इसलिए बी ऑप्शन सही है। 115 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की निम्नांकित में से किस धारा के तहत लाइसेंसधारियों आदि द्वारा औचार, यानी कि 410, धारा 39, 400 रुपये, 10,000 रुपये। बी ऑप्शन सही है, तुरंत आपको पकड़ लेना है। 166 रासायनिक, केमिस्ट, ड्रग्स आदि की दुकान में मादक द्रव्य का उपयोग करने की अनुज्ञा दिए जाने पर दंडनीय है। धारा 40 से पूछा गया है, जिसमें 154 माइनस है 1 वर्ष, 500 रुपये और 4,000 रुपये, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 वर्ष। 117 यदि कोई व्यक्ति किसी एक्साइज ऑफिसर, धारा 7 में ऑफिसर की बात की गई है, 2/7 में परिभाषा में, इस एक्ट के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति पर हमला करेगा या उसे बाधा पहुंचाएगा तो वह कारावास से दंडित किया जाएगा 3 वर्ष या 3
3,000 रुपये, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है, 3 वर्ष। 118, यदि कोई व्यक्ति इस एक्ट के अधीन दंडनीय किसी अपराध के करने का प्रयत्न करेगा या उसके लिए दुष्प्रेरण करेगा तो वह दंडनीय होगा। उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा। डी ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद 119 एक्ट का यानी कि अधिनियम का कौन सा प्रावधान परिकल्पित करता है कि यदि शराब को या उसके विनिर्माण के लिए प्रयुक्त किसी वस्तु को रखने का अभियुक्त ऐसे अधिपत्य का समाधानप्रद रूप से लेखा जोखा देने में असमर्थ है, यथास्थिति धारा 34, 35, 36 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी माना जाएगा। धारा 43 का ए ऑप्शन सही है। 120 एमपी एक्साइज एक्ट 1915 की धारा 44 के अधीन वास्तविक अपराधी से भिन्न कोई भी व्यक्ति कारावास से दंडनीय होगा, केवल जुर्माने के संदाय में डिफॉल्ट होने की दशा में। डी ऑप्शन सही है। 121 यदि मदिरा के किसी अधिकृत विक्रेता का नौकर मध्य प्रदेश आबकारी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाए तो किसे दंडित किया जाएगा? दंडित किया जाएगा अगर नौकर पाया जाता है तो नौकर को भी और मालिक को भी, दोनों। डी ऑप्शन। 122 यदि कोई व्यक्ति धारा 34, 35, 36, 36 ए, बी, सी या 40 के अधीन या इस एक्ट द्वारा निर्देशित किसी भी अधिनियमित में के उपबंधों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का पूर्व में सिद्ध दोष ठहराए जाने के पश्चात उन धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय कोई अपराध बाद में करेगा और उसका दोषी ठहराया जाएगा तो वह दंडनीय होगा। दुगने से प्रथम बार सिद्ध दोष ठहराए जाने पर अधिरोपित दंड के दुगने से दंडित किया जाएगा। बी ऑप्शन सही है इसका। 123 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 45 में कोई भी बात किसी ऐसे अपराध के विरुद्ध जिसका कि CRPC 1973 के चैप्टर 21 के अधीन अन्यथा संक्षिप्त ट्रायल किया जा सकता है, संक्षिप्त ट्रायल किए जाने का निवारण नहीं करेगी। ए ऑप्शन सही है इसका। 124 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अधीन अपराध किया गया हो किंतु अपराधी ज्ञात ना हो या पाया ना जा सके तो मामले की जांच तथा उसका अवधारण जो अधिहरण का आदेश दे सकेगा किसके द्वारा किया जाएगा? कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही है। 125 किसी अपराध का पता लगाते समय या उसके दौरान पाई गई मदिरा की मात्रा 50 बल्क लीटर से अधिक है, यानी कि 50 लीटर से अधिक है तो 34(2) का अपराध बनता है, तो उसके अधिहरण का आदेश किसके द्वारा दिया जा सकता है? उसके अधिहरण का आदेश कलेक्टर देता है। लेकिन 2025 मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धारा 47 जो कलेक्टर अधिहरण का आदेश देता है उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। 126 अब ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन क्या पूछा जाता है आने वाले समय में जब एग्जाम होगा। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा
47A(2) के अधीन पारित अधिहरण के किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश से कितने समय के अंदर संबंधित जिले के कलेक्टर को या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत करेगा? 30 दिन के भीतर। इसका बी ऑप्शन सही है। 127 मध्य प्रदेश आबकारी एक्ट 1915 की धारा 47B(3) के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए अंतिम आदेश से व्यथित व्यक्ति ऐसे आदेश की अवैधता के आधार पर रिवीजन के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकेगा। रिवीजन के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है सेशन न्यायालय में। इसका बी ऑप्शन सही है। 128 अपील प्राधिकारी द्वारा धारा 47B(3) के अधीन पारित किए गए अंतिम आदेश से व्यथित अपील का कोई पक्षकार ऐसे आदेश से कितने समय के अंदर सेशन न्यायालय में ऐसे आदेश की अवैधता के आधार पर रिवीजन के लिए याचिका प्रस्तुत करता है? 30 दिन के अंदर रिवीजन के लिए याचिका प्रस्तुत करता है। इसका बी ऑप्शन सही है। 129 धारा 47A से 47D तथा 47C के परंतु की संवैधानिकता वैधता को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने किस प्रकरण में मान्य ठहराया है? इसका जो ए ऑप्शन है श्रीश अग्रवाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए ऑप्शन सही है। 130 MP एक्साइज एक्ट 1915 के तहत अपराधों का शमन करने और शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति निहित है। आबकारी आयुक्त या कलेक्टर के पास निहित है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। 131 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के संदर्भ में निम्न में से क्या अंतर है? अंतर नहीं, सॉरी, यहाँ पर असत्य है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध का उपशमन नहीं होता है। समन होता है, उपशमन नहीं होता। ये असत्य है, सी ऑप्शन। 132 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की निम्नांकित में से किस धारा के तहत आबकारी आयुक्त या कलेक्टर द्वारा शास्ति अधिरोपित करने के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान है? धारा 48A में स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। 133 MP एक्साइज एक्ट 1915 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत अपराधों का शमन करने और शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है? धारा 48, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 134 MP एक्साइज एक्ट के तहत निम्नलिखित में से किसके द्वारा शास्ति अधिरोपित करने के लिए स्पेशल प्रोविजन का प्रावधान किया गया है? स्पेशल प्रोविजन का प्रावधान किया गया है कलेक्टर या आबकारी आयुक्त द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 135 ए एक आबकारी अधिकारी है, बी नामक व्यक्ति को तंग करने के आशय से अनावश्यक रूप से उसकी जंगम संपत्ति सीज करेगा तो
ए अधिकतम कारावास से दंडित किया जाएगा। 3 महीने 33 माइनस है, 3 महीने का कारावास होगा या 300 रुपये जुर्माना लग सकता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 महीने। 136, यदि कोई एक्साइज ऑफिसर या पुलिस अधिकारी किसी अन्य व्यक्ति को तंग करने के आशय से अनावश्यक रूप से निरुद्ध यानी कि डिटेन करेगा या उसकी तलाशी लेगा तो वह अधिकतम कितने जुर्माने से दंडनीय होगा? वह 300 रुपये के जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा और सज़ा उसे 3 महीने की हो सकती है या 300 रुपये फाइन लगेगा, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 137, यदि कोई व्यक्ति किसी मदिरा का आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण या संग्रहण करेगा, उसे अपने कब्जे में रखेगा, उसे बोतलों में भरेगा या बेचेगा जो मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाती है, जिसे पीने से मनुष्य मर भी सकता है, एक्साइज एक्ट की धारा 49A का अपराध बनता है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। धारा 49A के तहत दंडनीय होगा ऐसा व्यक्ति। 138, एक व्यक्ति के ऊपर आरोप है कि उसने ऐसी शराब बेची है जो मानव उपयोग हेतु अनुपयुक्त पाई गई, यानी कि अनफिट पाई गई है मानव के जीवन के लिए। उसने मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के अधीन धारा 49A का अपराध कर दिया है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 139, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मानवीय उपयोग के लिए अनुप्रयुक्त मदिरा के विनिर्माण हेतु दंड का प्रावधान किया गया है 49A में, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 140, यह कहना सही है कि मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के अधीन सभी अपराध केवल धारा 49A के अधीन अपराध को छोड़कर शेष सभी जमानती है। बिल्कुल सही है कहना, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 141, यदि मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के उल्लंघन में किसी भूमि पर किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण या संग्रहण किया जाता है, तब भूधारक या अन्य व्यक्ति द्वारा इत्तला दी जाएगी। 15 और इन्फॉर्मेशन धारा 50 में बताया गया है, इत्तला दी जाएगी मजिस्ट्रेट को, आबकारी पुलिस को, भू राजस्व के ऑफिसर को, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही है इसका। 142, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत विनिर्माण और विक्रय के स्थानों में प्रवेश, इंटर और इन्फेक्शन, इंटर और इंक्याउन इस प्रकार याद किया है? आप पकड़ लोगे 4 ऑप्शन जब आपको एग्जाम में मिलेंगे। इंक्याउन और इंटर, धारा 51 में बताया गया है प्रवेश और निरीक्षण करने की शक्ति, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। 143, अधिनियम की धारा 51 के तहत विनिर्माण और विक्रय के स्थानों में प्रवेश तथा निरीक्षण करने की शक्ति निहित है। निरीक्षण करने की शक्ति आबकारी आयुक्त के पास भी है, कलेक्टर के पास भी है, या कोई भी आबकारी अधिकारी जो ऐसे पद से निम्न पद का ना हो जिसे राज्य सरकार नोटिफिकेशन के माध्यम से स्पेसिफाई करे। सी,
उस संबंध में सम्यक रूपेण सशक्त किया गया कोई पुलिस अधिकारी। डी उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 144 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 23A 34 35 आदि के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध के अभियुक्त को बिना वारंट कौन गिरफ्तार कर सकता है? धारा 23A में विज्ञापन पर प्रतिषेध है। धारा 34 में विधि विरुद्ध कब्जा रखना। धारा 35 को निश्चित कर दिया गया है। अधिकृत पुलिस अधिकारी, आबकारी अधिकारी, राजस्व अधिकारी यह तीनों गिरफ्तार कर सकते हैं बिना वारंट के। 52 धारा 52 में डी उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही है। 145 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 52 के अधीन बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति किसे प्राप्त है? यह तीनों अधिकारी है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। 146 मजिस्ट्रेट की वारंट जारी करने की शक्ति के संबंध में धारा 53 प्रावधान करती है, इसलिए बी ऑप्शन सही है इसका। 147 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 54 के तहत प्रावधान किया गया है वारंट के बिना तलाशी लेने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। धारा 53 में मजिस्ट्रेट वारंट जारी करता है। 52 में बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है और धारा 54 में वारंट के बिना तलाशी लेने की शक्ति दी गई है। 148 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत बाधा या हमले के लिए वारंट के बिना गिरफ्तारी का प्रावधान किया गया है? धारा 54A में इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 149 यदि कोई व्यक्ति किसी आबकारी अधिकारी को उसके कर्तव्य निष्पादन में बाधा डाले या उस पर हमला करे तो ऐसा अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा। ऐसे पद से निम्न पद का ना हो जिसे राज्य सरकार नोटिफिकेशन के माध्यम से स्पेसिफाई करे। इसका सी ऑप्शन सही है। 150 जहां आबकारी अधिकारी इस एक्ट के अधीन कोई गिरफ्तारी, अभिग्रहण या तलाशी करता है वहां ऐसी गिरफ्तारी, अभिग्रहण या तलाशी के पश्चात कितने समय के अंदर उसकी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारी को करेगा? 24 घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट अपने वरिष्ठतम अधिकारी को करेगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 151 कोई आबकारी अधिकारी इस एक्ट के अधीन कोई गिरफ्तारी, अभिग्रहण या तलाशी करता है तो ऐसी गिरफ्तारी, सीज या तलाशी के पश्चात 24 घंटे के भीतर उसकी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारी को करेगा। वह कलेक्टर की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का कोई आबकारी अधिकारी है। सी ऑप्शन। 152 पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी अधिनियम के अधीन अभिगृहित समस्त वस्तुओं को जो कि उसे परिदत्त की जाएं अपने भार साधन में लेगा और उन्हें सुरक्षित कस्टडी में रखेगा जब तक मजिस्ट्रेट या आबकारी ऑफिसर का आदेश न हो जाए। तब तक पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी जो वस्तुएं सीज की हैं उसे अपनी स्वयं की कस्टडी में रखेगा। इसका सी ऑप्शन सही है। 153
एमपी एक्साइज एक्ट 1915 के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध सीआरपीसी 1973 यानी कि अब बीएनएसएस हो गया है के अंतर्गत जमानती होंगे। धारा 59A में स्पेसिफाई अपराधों के, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 154 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किए अपराध के अभियुक्त को अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी? 49A के अपराध करने वाले व्यक्ति को अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। 155 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 49A जीवन के विरुद्ध अपराध के अंतर्गत दोषी अभियुक्त को कितने दिनों तक अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जा सकता है? 120 दिनों तक, बी ऑप्शन सही है इसका। 156 सीआरपीसी अब बीएनएसएस 2023 या इस एक्ट की धारा 59 में अंतर्भिष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 49A के अधीन दंडनीय किसी अपराध में अभियुक्त किसी व्यक्ति के संबंध में या ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस एक्ट या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन लाइसेंस धारण कर रहा है और जो धारा 34 की उपधारा 1 के खंड ए या खंड बी के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध में अभियुक्त है के संबंध में और जहां ऐसे अपराध का पता लगाते समय या उसके दौरान पाई गई मदिरा की मात्रा 50 बल्क लीटर से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत का कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के अधीन दी गई लाइसेंस, परमिट या पास की किसी शर्त के उल्लंघन के लिए धारा 34, 37, 38, 38A, 39 और 44 के अधीन किसी अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है। अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है कलेक्टर के लिखित परिवाद या रिपोर्ट पर। बी जिला आबकारी अधिकारी से अनिम्न पद श्रेणी के ऐसे आबकारी अधिकारी के लिखित परिवाद या रिपोर्ट पर जिसे कलेक्टर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है। सी ऑप्शन नहीं होगा। आबकारी निरीक्षक के परिवाद या सूचना के आधार पर नहीं, ए और बी दोनों हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 158 5 किलो महुआ का परिवहन किया गया जो एमपी एक्साइज एक्ट की धारा 37 में दंडनीय है, यानी कि धारा 37 कहती है जहां कहीं दंड का उपबंध नहीं है वहां 37 का दंड मिलेगा। 610 जो बात करती है 6 महीने तक की सजा हो सकती है और 10,000 रुपये का फाइन। रिपोर्ट पर संज्ञान नहीं लेगा, पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर संज्ञान नहीं लेगा। 158 का सी ऑप्शन सही है। 159 कोई भी न्यायालय मध्य प्रदेश आबकारी एक्ट की धारा 49 से भिन्न किसी के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान करेगा किसी आबकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी के परिवार या रिपोर्ट पर करेगा। सी ऑप्शन सही है। 160 एमपी एक्साइज एक्ट के अधीन दंडनीय किसी अपराध के संज्ञान के लिए परिसीमा काल है।
संज्ञान के लिए परिसीमा काल है जो 6 महीने हैं। इसका सी ऑप्शन सही है 161। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की किस धारा में प्रावधान है कि अभियुक्त को क्षमादान देने से संबंधित प्रावधान है? यानी कि अभियुक्त सरकारी गवाह बन जाता है तो उसे क्षमादान दे सकते हैं। एक्साइज एक्ट की धारा 61A में बताया गया है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 162। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत राज्य साक्षी 61A की बात की गई है। सरकारी गवाह बन जाओ भैया, पूरा पूरा सच सच बता दो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। हो जाने पर अभियुक्त को क्षमादान कर सकता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसका डी ऑप्शन सही है। 163। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्र से अभिप्रेत है। संविधान के अनुच्छेद 244(1) में स्पेसिफाई किए गए अधिसूचित क्षेत्र। बी ऑप्शन सही है। 164। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की किस धारा में कतिपय उपबंधों से छूट दी गई है? छूट दी गई है 61D में। अनुसूचित जनजाति के सदस्य प्रति व्यक्ति 4.5 लीटर शराब रख सकते हैं और प्रति गृहस्थी 15 लीटर और शादी समारोह के अवसर पर 45 लीटर तक शराब रख सकते हैं। 61D में बताया गया है। 165। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के उपबंध औसान द्वारा देसी मदिरा के विनिर्माण, उसके कब्जे तथा उपभोग के संबंध में लागू नहीं होंगे। अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होते। बी ऑप्शन सही है। 166। देसी मदिरा के विनिर्माण तथा उपभोग संबंधी मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के प्रावधान किन पर लागू नहीं होते? अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होते। इसका बी ऑप्शन सही है। 167। इस एक्ट के उपबंधों को क्रियान्वयन करने के प्रयोजन के लिए नियम बनाती है राज्य सरकार धारा 62 में, और यह चैप्टर भी 62 से लेकर 69 तक चलता है। 168। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की निम्नांकित में से किस धारा के तहत नियमों तथा अधिसूचनाओं के प्रकाशन एवं उसके प्रभाव के संबंध में प्रावधान किया गया है? प्रावधान किया गया है धारा 63, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा इसका। 169। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत जब कोई भी अनुदान कलेक्टर द्वारा अपने प्रबंध के अधीन ले लिया गया हो या उसके द्वारा उसका पुनः विक्रय कर दिया गया हो तो कोई भी ऐसा धन जो डिफॉल्ट करने वाले को किसी भी पट्टेदार या समूनुदेशित द्वारा शोध हो वसूल कर सकेगा। कलेक्टर वसूल कर सकेगा। बी ऑप्शन। 170। निम्नांकित में से कौन या तो पूर्णता या ऐसी शर्त के अध्ययन जैसे कि वह विहित करना उचित समझे किसी भी व्यक्ति को या व्यक्तियों के वर्ग को या किसी भी मादक द्रव्यों को
इस एक्ट के समस्त उपबंधों से या उनमें से किसी उपबंध से किसी भी स्पेसिफाई कालावधि या अवसर के लिए पूर्णतः या अंशतः छूट देने के लिए सशक्त है। छूट देने के लिए सशक्त है राज्य सरकार। 171 किसी भी ऐसी बात के लिए जो मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के अधीन सद्भाव से की गई हो या जिसका सद्भाव से किया जाना आश्रित रहा हो। धारा 67 में सद्भाव के बारे में बात की गई है। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ना तो सिविल ना विधिक, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 172 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत व्यक्तियों या मादक द्रव्यों को इस एक्ट के उपबंधों से छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति है? धारा 66 में, 67 में सद्भावपूर्वक बताया गया है। इसके बाद 173 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत सरकार के विरुद्ध या किसी भी आबकारी अधिकारी, पुलिस या भू राजस्व अधिकारी के विरुद्ध बाद अभियोजित किए जाने की परिसीमा अवधि 6 महीने हैं। इस प्रकार 173 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसके सेकंड पार्ट में हमने आपको बताए हैं। अगर आपने हमारे यह 2 वीडियो देख लिए आबकारी अधिनियम 1915 के, आपको कोई अन्य वीडियो देखने की ना तो जरूरत है और 2 या 3 प्रश्न पूछे जाएंगे इस एक्ट से, इसी वीडियो से ही पूछे जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स, आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। कोचिंग पढ़ना है तो भी आप हमसे बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।